दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में इस साल 1 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कर दी घोषणा। बिहार के कर्मचारियों की बढ़ा सकती है रिटायरमेंट, अब 60 की जगह 62 साल में होगी रिटायर। बिहार में इंटर पास छात्रों को मिलेंगे 25,000 रुपये, जल्द जारी होगा रिजल्ट। बिहार में सत्ता पक्ष को संभलने और विपक्ष को तरीके बदलने का सबक। सामान्य से ऊपर चढ़ा बिहार का पारा, सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, पटना समेत पूरे बिहार के लोगों को एसी, पंखा, कूलर निकालने की जरूरत। अब बिहार के मुखिया जी पिस्तौल लेकर के गांव में घूमेंगी, पंचायत जनप्रतिनिधियों को मिलेगा पिस्तौल। अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर के बिहार बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है तथा सभी कॉपियों की जांच भी कर ली गई है। खबर के अनुसार इस इंटर के एग्जाम में पास सभी कोटि की अविवाहित छात्रों को प्रति छात्रा 25,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की सीएम बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास सभी अविवाहित छात्रों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड एक बार फिर से सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बन सकता है, क्योंकि देश भर में अभी तक सिर्फ बिहार बोर्ड का ही एग्जाम लिया गया है, जबकि सीबीएसई समेत अन्य कई बोर्ड अभी एग्जाम लेने की तैयारी ही कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती है, जहां सरकार इनकी उम्र सीमा को 60 साल की जगह 62 साल कर सकती है। दरअसल विधान परिषद में केदारनाथ पांडे ने सवाल किया था कि सरकार राज्य कर्मियों की उम्र सीमा को बढ़ा करके 62 साल करे। देश के कई राज्य जैसे कि तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 है। जहां आपको बता दूं कि केदारनाथ पांडे के सवाल पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार वेतन मद और फिर पेंशन मद में खर्च होने वाली राशि का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला लेगी। खबर के अनुसार बिहार में काफी संख्या में कर्मचारी हर साल रिटायर होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब शहर की तर्ज पर यानी कि शहर की तरह गांव में भी डोर टू डोर कचरे का उठाव होगा। जब कुछ महीने बाद ही पंचायतों में ये कार्य शुरू हो जाएगा। शहर की तरह पंचायतों में भी कचरा उठाव के लिए हर घर में नीला एवं हरा डस्टबिन बांटा जाएगा। इससे पहले मुखिया एवं पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग दी जाएगी। चयनित पंचायत की डीपीआर ग्राम सभा में पारित की जाएगी। पंचायत की आबादी के आधार पर राशि आवंटित की जाएगी। घर घर से इकट्ठा किए गए कचरे की डंपिंग करने के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। जब गाँव के सार्वजनिक के जगहों पर बड़े बड़े डस्टबिन लगाए जाएंगे। इन पंचायतों में ठोस और गीला कचरा प्रबंधन की कार्य योजना भी बनाई गई है। गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए चयनित पंचायतों के सभी वार्डों के प्रत्येक घरों में 2-2 डस्टबिन खरीद कर दिया जाएगा। वार्ड स्तर पर कचरा कलेक्शन के लिए ठेला भी दिया जाएगा, जिससे कचरा का कलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं से कई सवाल उठ खड़े हो गए थे। जब हत्याओं का दौर शुरू हो जाने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सरकार से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी थी। आखिरकार सरकार ने ऐसे मुखिया और पंचायत जनप्रतिनिधियों की बात मान ली है। जरूरतमंद मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को शर्त के अनुसार हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में पंचायत चुनाव के बाद से कई बार मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले की खबर आती रहती है। ऐसे में बिहार सरकार के इस अनुमति से उम्मीद है कि मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस मिलने के बाद उन पर होने वाले हमलों में कमी आ जाएगी। आपको बता दूं कि मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधि लगातार राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर के गुहार भी लगाते रहे हैं, लेकिन अब उसकी गुहार सुन ली गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि जब ये ज्ञानी लोग उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की तराजू में तौलते हैं तब उन्हें बहुत दुख होता है। जब 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते सालों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त किया है और इसमें पारदर्शिता भी लाई है। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि 2 दशक से भी ज्यादा समय तक उन्हें सरकार के मुखिया के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है और उन्हें इसमें आने वाली दिक्कतों का पता है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि इन सब के बावजूद भी उन्होंने ऐसी हिम्मत की है जो शायद ही कोई कर पाता। उन्होंने याद दिलाया है कि लाल किले से उन्होंने कहा था कि जहां जहां उन्हें सेवा करने का मौका मिलेगा वहां हर गरीब तक सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब ईमानदारी होती है तो फिर नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है और देश के कल्याण की भावना होती है, तभी ये हिम्मत कोई करता है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में एआईएमआईएम का खराब प्रदर्शन हुआ। जहां 100 में 99 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को 0.2% वोट मिले थे, जबकि 2022 में उसे 0.4% वोट मिले। इस बार पार्टी के 100 उम्मीदवारों ने 22 लाख से अधिक वोट हासिल किए। पिछली बार 38 उम्मीदवारों के बस 2 लाख वोट मिले थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहद खराब रहा। पार्टी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 99 सीटों पर उसके उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। हालांकि ये जरूर रहा कि पार्टी के वोट शेयर में इस बार 2017 के मुकाबले मामूली वृद्धि हुई। ये गौर करने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम ने अपनी अधिकांश उम्मीदवारों को उन निर्वाचित क्षेत्रों में मैदान में उतारा था जहां मुस्लिम आबादी और फिर मतदाताओं का प्रतिशत काफी अधिक है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब एआईएमआईएम ने ऐसे मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र से 38 उम्मीदवार खड़े किए थे, तब उसके लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। कमोबेश ऐसा ही इस बार हुआ है। लगभग सभी लड़ी गई सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का विकास हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। जहां हर शुक्रवार की तरह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नमाज पढ़ने के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं की। जहां इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और माले विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। जहां काफी देर तक सदन के अंदर हंगामा होता रहा। जहां मामले को लेकर के स्पीकर ने कहा है कि समय कम होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए समय नहीं दिया गया। अगर कोई सदस्य नमाज पढ़ना चाहे तो फिर वह सदन के बाहर जाकर के नमाज पढ़ सकता है। सदन में पहली पाली में प्रश्नोत्तर काल चल रहा था। जहां अभी तक हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए 12:30 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी जाती थी, लेकिन स्पीकर ने अब की बार ऐसा नहीं किया। उन्होंने कार्रवाई का समय बढ़ा दिया। इस पर मुस्लिम विधायक भड़क गए। जब माले विधायक महबूब आलम और फिर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान वेल में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस पर विपक्ष ने भी उनका साथ दिया। जब मामले में स्पीकर ने कहा है कि समय कम रहने की वजह से ऐसा किया गया है, जिसे नमाज पढ़ना है तो फिर वह बाहर जाकर के नमाज पढ़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने 4 राज्यों में मिली जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार मणिपुर में जेडीयू की शानदार जीत के लिए मणिपुर की जनता का भी आभार प्रकट करना नहीं भूले। लेकिन बिहार के पड़ोसी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम नीतीश कुमार बधाई देना भूल गए। यह कहें कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की शानदार जीत पर बधाई देने से परहेज किया। सीएम नीतीश कुमार बुलडोजर बाबा की ऐतिहासिक जीत पर शब्द खर्च करने से परहेज करते दिखे। हालांकि उन्होंने यूपी समेत राज्यों में मिली जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को जरूर बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं। इन प्रदेशों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका दिया है। लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को बधाई देने से परहेज किया? हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ को अपने कद का नेता नहीं मानते हो। तो वहीं उनके बधाई नहीं देने पर एक तर्क यह भी हो सकता है कि उन्होंने 4 राज्यों में मिली जीत के लिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी, तो इसके बाद किसी और को बधाई देने का कोई भी औचित्य नहीं रहता है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र नारायण सिंह ने कहा है कि शायद सीएम नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि से परहेज किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है। यूपी का चुनाव जहां बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर लड़ा, तो फिर योगी की हिंदुत्ववादी वाली छवि से भी परहेज
परहेज नहीं किया। पिछले 5 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ की बतौर सीएम एक सख्त प्रशासक की छवि बनी, तो वहीं उन्होंने अपनी पुरानी हिंदुत्ववादी छवि को भी बनाए रखा। सीएम के साथ योगी आदित्यनाथ सन्यासी और एक हिंदू फायर ब्रांड नेता के रूप में भी दिखे। हिंदुत्व के ब्रांड योगी ने अयोध्या, काशी के साथ मथुरा की भी बात की, जिसके बाद उनकी हिंदुत्ववादी कट्टर छवि और मुखर हुई और मोदी के मुकाबले बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बन करके उभर रहे हैं। शायद सीएम नीतीश कुमार इस वजह से उन्हें बधाई देने से परहेज करते दिखे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जिसमें डीएसपी और थानेदार के ऊपर आरोप लगा है, उन्हें अभी तक मौजूदा पोस्टिंग से नहीं हटाया गया है। इसको लेकर के आज फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी करने लगे और मांग करने लगे कि सरकार की तरफ से पहले जवाब आए फिर सदन चलेंगे। जब भाजपा विधायकों के बाद राजद विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल सदन शुरू होते ही भाजपा विधायक संजय सरावगी ने सवाल उठा दिया है कि लखीसराय वाले मामले में अब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि यह बड़ा गंभीर मामला है, अखबार में आता है कुछ और इधर कुछ हुआ ही नहीं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। दारोगा डीएसपी अभी तक बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अभी संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं है, जब वो आएंगे तो फिर सरकार इस पर जवाब देगी। लेकिन विधायक नहीं माने। जब विधायकों ने कहा है कि जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आएगा तब तक वह सदन में नहीं बैठेंगे, सदन नहीं चलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक होली को ध्यान में रखते हुए आज से पटना में गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग की जाएगी। इसको लेकर के पटना के अलग अलग इलाकों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। खबर के अनुसार होली के दौरान शराब धंधेबाजों और शराबियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ अब यातायात पुलिस को भी दे दी गई है। इसके लिए यातायात पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर मशीन भी दिया गया है, जिसमें शराबियों की पहचान की जा सके। आपको बता दें कि पटना के यातायात पुलिस ने 3 विशेष टीमों को तैनात किया है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटल और पटना के प्रमुख बाजारों में वाहन चालकों की जांच करेंगे। साथ ही साथ शराबियों पर नजर रखेंगे और कार्रवाई करेंगे। दरअसल होली के दौरान अक्सर ड्रिंक और ड्राइव के मामले सामने आते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अब यातायात पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ब्रेथ एनालाइजर मशीन द्वारा वाहन चालकों की शराब पीने की पुष्टि होने पर तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय राज्य में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से सब्जी की खेती करने जा रहा है। जहां इसका शुभारंभ गुरुवार को किया गया। जहां इस विधि में केवल पानी के जरिए ही जलवायु को नियंत्रित करके हरे चारे और सब्जियों की खेती आधुनिक तरीके से की जाएगी। ये जो सब्जी की खेती की जाएगी सिर्फ पानी में ही की जाएगी, इसमें मिट्टी की भी जरूरत नहीं है। जब पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व पानी के माध्यम से ही दिए जाते हैं। इस विधि से खेती के कई फायदे होते हैं। भूमिहीन किसान भी इस विधि से खेती कर सकते हैं। जब बीएयू के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि भूमिहीन किसान भी इस विधि से खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। इसके पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रायोगिक परिक्षेत्र में लगी फसलों का भी निरीक्षण किया। किसान इस विधि से खेती करके 90% तक पानी की बचत कर पाएंगे। जब मिट्टी में सिंचाई करने में पानी ज्यादा व्यय होता था। जब विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को भी इस दिशा में रिसर्च का नया आयाम मिलेगा, साथ ही राज्य के डेयरी व्यवसाय को भी नए अवसर प्रदान होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ज़्यादा समय नहीं गुजरा है जब चुनाव प्रचार के दौरान बिहारियों को लेकर के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे थे कि वह अगर फिर से सरकार बनाएंगे तो फिर बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। जहाँ वही चुनाव परिणाम में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर झाड़ू फेरा है, उसके बाद यहाँ तो पूरी तरीके से स्थिति बदल गई। जहाँ अब बिहारियों को भगाने की छोड़िए, यहाँ के पूरी कानून व्यवस्था की बागडोर अब एक बिहारी के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। जब बताया जा रहा है कि पंजाब के गृह मंत्री के पद की जिम्मेदारी एक बिहारी चेहरे को दी जा सकती है। चर्चा है कि पंजाब विधानसभा में पहली बार बिहार के गोपालगंज जिले का लाल कुंवर विजय प्रताप सिंह को भगवत मान की सरकार में गृह मंत्री बनाया जा सकता है। जब विजय प्रताप सिंह पंजाब में आईजी रह चुकी हैं, जब चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने पद से वीआरएस लिया था, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के सिंबल पर अमृतसर के नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। जीत के बाद उनका पंजाब के गृह मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि वे पंजाब के गुरदासपुर
कानपुर, फिरोजपुर, लुधियाना सहित कई जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसको पंजाब की अच्छी जानकारी है। जहां कुंवर विजय प्रताप सिंह को पंजाब का तेज तर्रार ऑफिसर माना जाता है। पंजाब SIT के लिए वे कई बड़े मामले की जांच शामिल रहे। जहां विजय कुमार बिहार के गोपालगंज के सिंधवलिया प्रखंड के कसरघाट गांव के रहने वाले हैं। अपने गांव से उनका गहरा लगाव रहा है। हर साल त्योहार में अपने गांव जरूर आते हैं। बिहार से गहरा संबंध रखने वाले कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा हर साल बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके लिए बड़ी संख्या में छात्र नामांकन करते हैं। ये परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है, क्योंकि ये परीक्षा केवल बिहार के छात्रों के लिए ही आयोजित की जाती है। जहां इस बार भी सभी छात्रों ने इस परीक्षा के लिए पूरी लगन से तैयारी कर ली थी। साल में केवल एक बार आयोजित होने वाली परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। जब 12वीं की परीक्षा फरवरी 2022 में आयोजित की गई है और अब बिहार बोर्ड की 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो गया है और जल्द ही इसका रिजल्ट ऑनलाइन के द्वारा जारी किया जाएगा। जब परीक्षार्थी घर बैठे ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप अपने कोर्स के अनुसार किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जब परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा, जो केवल BSEB की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जब बिहार बोर्ड पिछले 2 सालों से सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाता आ रहा है। जब खबरों की माने तो अगले 1 हफ्ते तक यानी कि 16 मार्च तक बोर्ड परीक्षा परिणाम बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जारी कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का पहली बार बयान सामने आया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी 4 राज्यों में जीत के बाद विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जब प्रशांत किशोर के मुताबिक दिल्ली में सत्ता की असली लड़ाई साल 2024 में लड़ी जाएगी, न कि किसी राज्य के चुनाव के जरिए। आपको बता दें कि हाल के दिनों में प्रशांत किशोर हर चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तय की जाएगी, किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं। साहब ये जानते हैं, इसलिए विपक्ष पर चालाकी से मनोवैज्ञानिक व्रत लेने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इन झूठे नैरेटिव में आप ना फंसे। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव में इस बार बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। जब पार्टी को 5 में से 4 राज्यों में एक बार फिर से जबरदस्त जीत मिली है। जब खास करके पार्टी ने जिस तरीके से यूपी में जीत हासिल की है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जब कई जानकारों का मानना है कि यूपी में जीत का फायदा पार्टी को साल 2024 में चुनाव में मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार और हुनरबाज हैं, जिसके पास प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे कई वीडियो अक्सर देखने को मिलते रहते हैं जो अपनी हुनर से इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। किसी की सिंगिंग अच्छी होती है तो किसी की डांसिंग अच्छी होती है। तरह तरह की चीज़ों पर कलाकारी करके अपनी क्रिएटिविटी का ऐसा नमूना देकर के तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हीं हुनरबाज में से एक ऐसे ही कलाकार का वीडियो सामने आया है, जिसकी कलाकारी देख करके आप भी इनके कायल हो जाएंगे। जहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स लकड़ी को काट काट करके उसमें कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। पेड़ को काट काट करके ये एक आकार देने की कोशिश करता है और आखिर में वह अपना काम ख़त्म करता है, जिसके बाद उसकी कलाकृति को देख करके नज़र हटाना मुश्किल हो रहा है। जब छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करके इतनी खूबसूरत कलाकृति बनाता है कि देखने वालों की बस देखते ही रह जाते हैं। इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लोग बहुत ही कम हैं। इस वीडियो को IPS अधिकारी दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इससे टॉल क्षेत्र के किसानों को अधिक लाभ होगा। जब बिहार सरकार धान गेहूं के बाद अब किसानों के चना और मसूर की खरीद भी करेगी। सहकारिता विभाग के माध्यम से सरकार पैक्सों के जरिए खरीद सुनिश्चित करती है। किसानों से 52 रुपये 30 पैसे प्रति दर से चना और 55 रुपये की दर से मसूर की खरीद होगी। जब मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। जब बैठक में कुल 14 प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिए थे। मंत्रिमंडल विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक सरकार किसानों से सिर्फ धान गेहूं की खरीद करती रही है। इस साल किसानों से सरकार ने बम्पर धान की खरीद की है, जिसकी सफलता को देखते हुए अब मसूर और चना की खरीद का भी फैसला हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा बदल दिया। जब वहीं कई ऐसे लोगों के मन में ये सवाल अक्सर उठा है कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ राजनीति की दुनिया में कैसे आए। इसके पीछे की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। बात 27 साल पहले की है। मार्च 1994 में गोरखपुर के मुख्य बाजार गोलघर में कुछ विद्यार्थी एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए थे। ये विद्यार्थी गोरखनाथ मंदिर की ओर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। कपड़ा खरीदने के चलते मोल भाव को लेकर के उनका दुकानदार से विवाद हो गया।
जहां विवाद के बीच दुकानदार ने बंदूक निकाल करके विद्यार्थियों को धमकाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने हवा में 2 बार गोलीबारी भी कर दी। फिर क्या, भरे बाजार में हंगामा शुरू हो गया तथा पुलिस भी पहुंच गई। वहीं इस घटना में पुलिस ने दुकानदार पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे विद्यार्थियों को पकड़ने के लिए प्रताप छात्रावास में घुस गई। इससे प्रत्येक ओर आक्रोश फैल गया। जहां अगले ही दिन इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने 21 वर्षीय एक युवा सन्यासी की अगुवाई में पूरे गोरखपुर में उग्र प्रदर्शन किया। जहां दुकानदार को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहा भगवा वस्त्रधारी ये सन्यासी एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गया। ये थे योगी आदित्यनाथ, वहीं जिन्होंने कुछ वक्त पहले फरवरी 1994 में ही नाथ संप्रदाय के गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। भीड़ में उपस्थित ज्यादातर लोग इस युवा को जानते तक नहीं थे, लेकिन उसके आदम से साहस को देख करके हैरान थे। इस प्रकार राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने एंट्री यंग मैन अंदाज से शानदार एंट्री ली। वहीं 1993 में अजय सिंह बिष्ट नाम का एक युवा गणित में एमएससी की पढ़ाई के साथ गुरु गोरखनाथ पर शोध करने उत्तराखंड से गोरखपुर आया था। जहां 1994 में उसने महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली तथा अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गया। यानी कि योगी आदित्यनाथ का पहला नाम अजय सिंह बिष्ट था। दुकानदार वाली घटना के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नेताओं के बीच योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय हो गए। गोरखपुर के युवाओं को एक नया नायक मिल गया था। जहां वहीं गोरखपुर मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर सीट से महंत अवैधनाथ सांसद रहे, उसी सीट से 1998 में प्रथम बार यानी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया। सिर्फ 26 वर्ष की आयु में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन गए। वे 12वीं लोकसभा के सबसे कम आयु के सांसद भी रहे थे। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में योगी निरंतर जीत करके सांसद पहुंचते रहे। इस बीच 2002 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। इसके चलते वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े फायरब्रांड नेता बन चुके थे। जब 2016 में गोरखपुर मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक के चलते आरएसएस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का संकल्प लिया गया। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने खूब चुनाव प्रचार किया तथा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश पर आने वाले खतरे और फिर परेशानियों से राष्ट्र को बचाने के लिए लोग तरह तरह का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में भाजपा के एक विधायक पिछले 2 साल से नंगे पांव चल रहे हैं। बुधवार को पटना में विधानसभा परिसर पहुंचे पूर्व भाजपा विधायक को जब लोगों ने नंगे पांव चलते देखा तो फिर हर कोई हैरान हो गया। इस पर उन्होंने खुद ही अपने नंगे पांव चलने का राज खोला। बिहार के सासाराम जिले से विधायक रह चुके जवाहर प्रसाद साल 2020 से ही नंगे पांव चलते हैं। बड़ी सी गाड़ी से उतर करके विधानसभा पहुंचे जवाहर प्रसाद से जब पूछा गया कि आखिर उनके नंगे पांव चलने का कारण क्या है, तब उन्होंने इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये साल 2020 के मार्च की बात है। मैं अपने क्षेत्र में था, उसी दौरान देश में एक महामारी का खौफ शुरू हुआ। जहां उनका इशारा कोरोना की ओर था। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे, उस समय ये मंदिर में थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के व्यापक खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाने सहित अन्य उपाय किए। जहां उसी दौरान जवाहर प्रसाद ने भी प्रण लिया कि जब तक देश में कोरोना महामारी का पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो जाता, तब तक वे पैर में कुछ नहीं पहनेंगे। उसके बाद से वे लगातार नंगे पांव चल रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी दूर दराज की यात्रा में भी वे नंगे पांव ही रहते हैं। जहाँ केदारनाथ जैसे बर्फीले इलाकों में भी जवाहर प्रसाद नंगे पांव ही यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक देश में कोरोना पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे नंगे पांव ही रहेंगे। जवाहर प्रसाद साल 1990 में सासाराम से पहली बार विधायक बने थे। बाद में उन्होंने 5 बार विधायक का चुनाव जीता। दोस्तों, बात करते हैं कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जब बिहार के संदर्भ में बड़ी खबर यह है कि मणिपुर की 60 सीटों में से 6 पर जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। जेडीयू का मुख्य आधार बिहार में है। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार में जेडीयू की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। बिहार की नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। हालांकि मणिपुर में एनडीए की ये दोनों घटक दल अलग अलग है। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए मणिपुर में मिले वोट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस लिहाज से ये पार्टी और नीतीश कुमार के लिए गुड न्यूज है। मणिपुर के चुनाव परिणाम में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिली है। जब भाजपा ने 32 सीटें जीत ली है, वहीं जेडीयू ने 6 सीटों पर परचम लहराया है। मणिपुर में जेडीयू ने 6 सीट पर जीत दर्ज की है। आगे सरकार बनाने को लेकर के जेडीयू का स्टैंड क्या होगा, इस पर पार्टी प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि इसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।
तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उत्तर प्रदेश की सफलता पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में अच्छा काम का जनता ने पुरस्कार दिया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश को नेतृत्व दिया है और राज्यों को दिशा दी है, उसका भी व्यापक प्रभाव लोगों पर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि एक बात तो तय है कि धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त शासन की ओर देश बढ़ रहा है। तारकिशोर प्रसाद ने यूपी की चुनाव नतीजे पर खुशी जताई है, जब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि यूपी में भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से रास्ता साफ हुआ है और निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे लोगों ने योगी सरकार पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ ने वहां बेहतर शासन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि फरवरी माह में बिहार में 42,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब जल्द ही एक बार फिर से शिक्षक भर्ती में बम्पर नियुक्ति होने वाली है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार में अगले कुछ महीनों में 1 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये बातें उन्होंने विधानसभा में शिक्षा बजट पेश करने के दौरान कही है। इस दौरान विपक्ष के वॉकआउट के बीच शिक्षा विभाग का 339 अरब 91 करोड़ 87 लाख का बजट सदन से पारित हो गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एक महीने में बिहार में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, जहाँ निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूलों के लिए 6,412 हेडमास्टर की बहाली होगी। साथ ही 3,500 पदों पर शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये अंतिम नियुक्ति नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में कई तरह के बदलाव किए हैं। इस नए कानून को कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी गई है। यह खबर के अनुसार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 को विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी दिलाने के लिए इसे बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। जहाँ दोनों सदनों से पास होने के बाद बिहार में शराबबंदी का नया कानून लागू हो जाएगा। बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आर्थिक दंड लगा करके जमानत दे दिया जाएगा। पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तब। यदि शराब बेचने वाले धंधेबाज का नाम पुलिस प्रशासन को बता देंगे तो फिर उन्हें मामूली फाइन दे करके जमानत दे दी जाएगी। शराब के कारोबार में संलिप्त वाहनों की जांच करने के बाद उसकी नीलामी की जाएगी। किसी भी निजी गाड़ी या फिर सार्वजनिक परिवहन में 1 बोतल शराब पकड़े जाने पर उसे फाइन लेकर के छोड़ दिया जाएगा। शराब बनाने और बेचने वाले अपराधियों की चल अचल संपत्ति जब्त होगी। जुर्माना न भरने पर पीने के आरोपी को 1 महीने की जेल भेजी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने बिहार में सक्रिय सभी दलों को राजनीतिक शैली बदलने और फिर संभलने का सबक दे दिया है। जब भले ही बिहार में आम चुनाव अभी दूर है, मगर रोड मैप की सामग्री तो अभी से ही जुटानी हो पड़ेगी। जब मणिपुर के नतीजे से जदयू का उत्साह बढ़ सकता है, परंतु यूपी में योगी आदित्यनाथ की यानी कि योगी सरकार की वापसी ये संकेत देती है कि बिहार में भाजपा के साथ संबंधों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जब राज्य सरकार के प्रत्येक फैसले और फिर आगे के चुनाव में सीट बंटवारे की टेबल पर भाजपा का उत्साह जदयू पर भारी पड़ सकता है। हालांकि भाजपा के वर्तमान नेतृत्व की शैली बताती है कि राष्ट्रीय फलक पर विपक्ष की लगातार कमजोर होती ताकत के बावजूद भी नीतीश कुमार जैसे विश्वस्त सहयोगी की जरूरत उसे आगे भी पड़ती रहेगी। मगर इतना तय है कि दोनों को संभल करके कदम आगे बढ़ाना होगा। सबसे बड़ा सवाल विकासशील इंसान पार्टी के मुख्य सहनी को लेकर है कि आगे उनका क्या होने वाला है। जहां अति उत्साह में उन्होंने बिहार में भाजपा की मेहरबानी की अनदेखी करके यूपी में योगी सरकार को चुनौती दे दी थी। जहां अपनी चुनावी सभाओं में मुकेश सहनी केंद्र सरकार की नीतियों को भी खुलकर निशाने पर रख रहे थे। जहां फिर भी उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया, यहां तक कि उनके प्रत्याशी किसी सीट पर जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाए। जहां ऐसे में महज 2 महीने बाद खत्म होने वाली विधान परिषद की उनकी सदस्यता आगे बढ़ पाती है या नहीं, इसे लेकर के अब कोई संयम नहीं है। यूपी पंजाब के नतीजे ने आरजेडी और कांग्रेस को भी राह दिखाई है। तेजस्वी यादव अगर यूपी का सबक ग्रहण कर लेते हैं तो फिर उनके लिए सबसे अहम होगा जातीय जनगणना का मुद्दा। अखिलेश यादव ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही 2 माह के अंदर यूपी सरकार के खर्चे से हुए जातिगत जनगणना कराएंगे। तेजस्वी यादव भी बिहार में ऐसे ही राग अलापते रहे हैं। राजद के सत्ता पाने के सपने में ये कितना सहायक होगा, फिर से उन्हें पड़ताल करनी होगी। आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी सिर्फ कहने बताने पर भी नहीं चलेगा, जब बल्कि करके भी दिखाना होगा। जब यूपी में अखिलेश के पास नंबर 2 का कोई निर्णायक चेहरा नहीं था, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सत्ता के प्रति तेजस्वी की ललक के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने विधान परिषद चुनाव में स्वर्ण प्रत्याशियों की सूची लंबी करके पहल भी की है। जहां अखिलेश से सबक लेकर के अब इस आशय को उन्हें आगे बढ़ाना होगा। जहां कांग्रेस का भले ही 5 राज्यों में बुरा प्रदर्शन रहा हो, लेकिन यूपी में अखिलेश की
की हार से ही वे खुश हो सकती है कि अब बिहार में भी तेजस्वी एकला चलो की राह से परहेज करेंगे, जहां कांग्रेस का साथ लेकर के आगे बढ़ना उनकी मजबूरी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेनों की एसी कोच में अब चादर और कंबल भी मिलेगा, जहां खिड़कियों में पर्दे लगेंगे। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। सभी जोनल मुख्यालय को इसको लेकर के पत्र भेजा है। हालांकि रेलवे के सूत्रों के अनुसार यात्रियों की चादर और कंबल उपलब्ध कराने की तैयारी में समय लगेगा, जहां इसके लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के चयन के बाद सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जानकारों की माने तो अप्रैल के पहले सप्ताह से चादर और कंबल उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। जब रेलवे ने कोरोना महामारी को लेकर के चादर कंबल मुहैया कराने पर रोक लगा दी थी, जब कोच में पर्दे भी हटा दिए गए थे। इसे लेकर के रेलवे बोर्ड ने 11 मई 2020 और 5 मई 2021 को इन सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। ट्रेनों में चादर कंबल तकिया की सुविधा पर रोक लगाने के बाद स्टेशनों पर बेडिंग किट की व्यवस्था की, जहां अभी यात्रियों को खुद से खरीदना पड़ता है। जहां चादर कंबल तकिया और तौलिया का पूरा सेट खरीदने पर 250 रुपये, सिर्फ चादर लेने पर 50 रुपये, सिर्फ कंबल लेने पर 100 रुपये और फिर चादर के साथ तकिया लेने पर 100 रुपये देने होते हैं, जबकि कंबल के साथ चादर। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को शुक्रवार के दिन गर्मी का खूब एहसास हुआ, जहां राजधानी पटना में सामान्य से 2 डिग्री अधिक तापमान रहा, जहां यही वजह है कि लोगों ने गर्मी को महसूस किया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में यानी कि बिहार में पछुआ हवा के कारण भी पारा में आंशिक वृद्धि हुई, जहां पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री की वृद्धि के साथ 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गया जिला का सबसे कम 12.2 डिग्री सेल्सियस एवं 33.5 डिग्री सेल्सियस बक्सर और माधोपुर पश्चिमी चंपारण का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जहां मौसम विभाग पटना के माने तो अभी तापमान में और बढ़ोतरी होगी। ये तो गर्मी के मौसम की अभी शुरुआत है। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिर आसमान अभी मुख्य रूप से साफ रहेगा। जब पछुआ हवा के कारण आने वाले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। जब बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अगर अन्य जिलों की मौसम की बात करें तो फिर सीवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिले को छोड़कर अन्य जिलों में अधिकतम तापमान में सामान्य से 1-2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों बात करते हैं कि होली पर्व करीब आ रहा है। जब बिहार पुलिस होली पर्व को लेकर के अभी से ही सचेत हो गई है। जब 2 साल बाद कोरोना मुक्त होली को लेकर के डीजीपी एसके सिंघल ने फील्ड के अफसरों को हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद इस दफे लोग खुलकर उल्लास के साथ होली मनाएंगे। होली पर शांति और सद्भाव बना रहे, इसके लिए पुलिस का दायित्व बढ़ जाता है। जब विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जेलों को अतिरिक्त बल भेजे जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को अंतर्भागीय समन्वय समिति की अध्यक्षता करते हुए डीजीपी एसके सिंघल ने फील्ड के अफसरों को हर स्तर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता आगे बढ़कर के बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का संकल्प लेकर के चुनावी मैदान में उतरे वीआईपी अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी को जीत तो हासिल नहीं हुई है, लेकिन बिहार में अब उनके मंत्री पद की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। जब बिस्पी से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग कर दी है। जब बीजेपी विधायक ने कहा है कि मुकेश सहनी हवा में चले गए हैं और अब आगे वह बिहार में मंत्री भी नहीं रहेंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मुकेश सहनी को मंत्री नहीं रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम उनकी पार्टी में अब तोड़फोड़ मचाएंगे, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी नेतृत्व से मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की मांग करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि पर भारत के हर कोने में होली का पर्व मनाया जाता है। जहां इस साल 18 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले यानी कि 17 मार्च की रात को होली का दहन किया जाता है। जहां होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और फिर सारे गिले शिकवे भूल करके एक दूसरे के गले मिलते हैं। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां 2 जिलों में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दूं कि खगड़िया शहर के एमजी मार्ग में स्थित बंधन बैंक की शाखा से गुरुवार को बदमाशों ने हथियार के बल पर करीब 40 लाख रुपए की लूट की है। मामला दोपहर 12:30 बजे का बताया जा रहा है। वारदात में बैंक के गार्ड्स की बंदूक भी तोड़ दी गई। जब घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच में जुट गई है, जब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं दूसरी खबर कटिहार से सामने आ रही है, जहां बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े पशु व्यवसायी के चलती कार में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद अपराधियों ने कार से 16,30,000 रुपए लूट लिए।
थी। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से इलाके में हरकत मच गया है। जानकारी के अनुसार कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र की मुसापुर चौक हाईवे पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।